एक दौर था जब भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था। हम चिकित्सा शास्त्र में देखें तो चिकित्सा शास्त्र में जैसे भारत में अनेक किताबें लिखी गई आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट जैसी किताब लिखी गई जिसे पूरी दुनिया आज भी फॉलो करती है। हम ज्ञान के क्षेत्र में देख लें, जब पूरी दुनिया बन रही थी तो उस समय भारत में वेद और पुराण लिखे जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। आर्थिक दृष्टि से भारत इतना ताकतवर था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी तरह हम खगोल शास्त्र के क्षेत्र में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में देखें तो पूरी दुनिया में हम सबसे बड़ी ताकत बनकर रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, इस हंसते खेलते हिंदुस्तान को यूरोप वासियों की नजर लग गई और जब वास्को डी गामा भारत आया तो ये कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, जबकि भारत तो आदिकाल से अनंत काल से चला आ रहा है। जब यूरोप और अमेरिका का जन्म भी नहीं हुआ था, ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस अनादिकाल से तो भारत चला आ रहा है। ये तथ्य आज तक हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जबकि इस तथ्य को बदला जाना जरूरी है, क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं, जबकि समुद्री रास्ते से, यूरोप से समुद्री रास्ता जो भारत तक आता है, उस रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वास्को डी गामा का सच्चा इतिहास क्या है। क्या यूरोप वासियों की मजबूरी थी कि वास्को डी गामा को भारत भेजा था? क्या वह अपनी मर्जी से आया था? क्या वह भारत को खोजने के लिए आया था? हम इन सब कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सच और झूठ क्या है वास्को डी गामा का, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जैसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में तो यूरोप को सुहाल था, लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी में बिल्कुल कंगाल हो चुका था। वहां के राजा कंगाल हो चुके थे, वहां की प्रजा बिल्कुल गरीब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पर सर्वाइव करना काफी कठिन हो गया था। दूसरा, हम देखें कि जैसे वहां पर प्लेग बीमारी बहुत अधिक भयानक तरीके से फैल चुकी थी। प्लेग इतना फैल चुका था कि वहां पर यूरोप की आबादी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वहां पर युद्ध हमेशा चलते रहते थे। जैसे आजकल युद्ध, आज भी पूरे यूरोप की वजह से ही पूरी दुनिया में युद्ध होते हैं। जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लें, सेकंड वर्ल्ड वार देख लें, और आज जहां भी जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं यूरोप वालों का हाथ है। तो सबसे ज्यादा युद्ध भी यही लड़ते थे उस समय, जिसकी वजह से वहां की जनता वैसे मारी जाती थी युद्धों में, और ऊपर से प्लेग और बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो आधी दुनिया खत्म हो गई। वहां का व्यापार चौपट हो गया, सोने और चांदी में कमी आ गई। सोने और चांदी काम आता था सिक्के बनाने के लिए। वहां के राजाओं की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। अब दोस्तों, आगे हम देखें कि ईसाई धर्म को भी वो फैलाना चाहते थे। इन सब कारणों के बारे में हम जान रहे हैं कि आखिर वास्को डी गामा को भारत क्यों भेजा गया था। अब देखें कि हम ईसाई उस समय भारत में, ईसाई धर्म उस समय पूरी दुनिया में बहुत अधिक तेजी से फैल रहा था, जिसकी वजह से ईसाई को मानने वाले लोग ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को फैलाया जाए। जैसे भारत में हम देखें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने जत्थे भेजे थे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। जैसे श्रीलंका में अपने बेटे और बेटियों को उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। उसी तरीके से यूरोप वासी क्या चाहते थे, पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जिसकी वजह से वे चाहते थे कि पूरी दुनिया में ईसाई धर्म फैल जाए। एक कारण तो दोस्तों ये भी था, और सबसे मुख्य कारण दोस्तों ये था कि यूरोप वासी मसालों के व्यापार के लिए भारत आना चाहते थे, मसाले खरीदने के लिए भारत आना चाहते थे। उन्होंने कहीं दूर से सुन रखा था कि हिंदुस्तान बहुत समृद्ध है, वहां पर बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं। क्योंकि यूरोप में मसाले पैदा नहीं होते तो वो क्या करते थे, अरब कंट्रियों से मसाले लेते तो, और ये क्या करते थे, यूरोप वालों से काफी मोटा मुनाफा कमाते थे। अब यूरोप वाले क्या करते थे, यहां से अरब वासियों से मसाले खरीदते थे, क्योंकि यूरोप में मसाले पैदा नहीं होते थे, अरब में मसाले पैदा नहीं होते थे। अरब वाले क्या करते थे, हिंदुस्तान से मसाले खरीदते थे और यहां पर यूरोप वालों को बेचते थे, जिसकी वजह से अरब वासी बहुत मोटा मुनाफा कमाते थे। अब यूरोप वालों को लग गया कि यार कुछ तो लफड़ा है, जिसकी वजह से ये हमसे काफी ये हमें काफी ठगते हैं, जबकि हम डायरेक्ट भी मसाले प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने सुन तो रखा था, थोड़ा बहुत कहानियां इन्होंने सुन रखी थी कि अरब के उस पार हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुस्तान काफी समृद्ध है और वहां पर मसाले पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इनके कान में सुन रखा था। अब दोस्तों, इनको भारत आने के लिए, हिंदुस्तान आने के लिए 3 रास्ते इनके पास थे। अब 3 रास्तों के बारे में हम सबसे अधिक देखें कि सबसे पहला तो रास्ता इनका यह था कि ये रूस से, पहले ये पूरा रूस ही हुआ करता था, रूस से यहां से होते हुए पूरे म्यांमार के रास्ते पर भारत आ सकते थे। पहला रूट तो इनका ये था, जो काफी लंबा पड़ता था, लेकिन ये संभव नहीं था, काफी जटिल भी था। एक तो पूरा रूस पार करो, फिर चाइना होते हुए, म्यांमार होते हुए भारत में प्रवेश करो, तो यह बिल्कुल असंभव था।
दूसरा रास्ता ये था इनके लिए, यूरोप वालों के लिए हिंदुस्तान आने के लिए, दूसरा रास्ता अरब के रास्ता था। जैसे भूमध्य सागर से होते हुए या घोड़ों के जरिए अगर वो आए तो यहाँ पर होते हुए, यहाँ से पाकिस्तान होते हुए भारत में, पहला पूरा पाकिस्तान सब अखंड भारत था, तो यहाँ पर भारत का ये दूसरा रास्ता उनको लगता था। पहला रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया था। अब अगर ये सऊदी अरब या अरब कंट्रियों के रास्ते आते थे तो अरब कंट्री वाले इनको मारते थे। एक तलवार और भाला लेके, घोड़ा लेके हमेशा खड़े रहते थे रेगिस्तानों में कि आओ कि कैसे आ सकते हैं। तो इनको यहां से आगे बढ़ने नहीं देते थे, यही रोक देते थे। यूरोप वालों को इन्होंने बहुत मार मारी, काफी सालों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक ये यूरोप वासी अरब वासियों से पिटते रहे। लेकिन दूसरा रास्ता भी अब असंभव इनको लगने लगा था कि यहां से जाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तो तलवार लेके खड़े रहते थे कि आओ हम मार देते हैं। तो इनको यहां से आगे हिंदुस्तान तक बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से इनका व्यापार चलता रहा अरब वासियों का, यूरोप वासियों का। अब इनके पास एक ही रास्ता और बच गया था। अब एक रास्ता यह था कि यूरोप वासी समुद्र के रास्ते यहां पर भारत आ सकते हैं, जो काफी लंबा पड़ता था, लेकिन इस रास्ते में उनको बाधाएं नहीं थी। और समुद्र पार करना उस समय काफी कठिन माना जाता था, क्योंकि उस समय दुनिया में ऐसी कोई मशीनें नहीं बनी थी, कोई ऐसे किताबें नहीं लिखी गई थी जिसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसी सैटेलाइट नहीं थी, ऐसे मोबाइल इंटरनेट वगैरह नहीं थे, जहां पर हवाई जहाज नहीं थे जिसकी वजह से फटाक से यहाँ पर आया जा सके। केवल पानी की जहाजें थी, उतनी भी विकसित नहीं थी जितनी कि आज विकसित हैं पानी की जहाज भी। आज तो 10-10 मंजिला पानी की जहाजें बन रही है, वहीं पर मॉल, वहीं पर सब कुछ पानी के जहाजों में बन रहा है। लेकिन दोस्तों उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पुस्तक लिखी गई थी टालमी की 1477 में, 1477 में। तो टालमी ने जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने यह तो बताया कि पृथ्वी गोल है, कोई दिक्कत नहीं है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वह महासागर, जितने सागर, ये बड़े बड़े सागर थे ना, या इंडियन ओशन के, या अटलांटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, उनका वह अनुमान भी नहीं लगा सका जितने बड़े ये सागर थे। तो उन्होंने पुस्तक लिखी, इनके बारे में काफी जानकारी यहाँ पर मिली थी। अब जैसे उस समय दिशा सूचक यंत्र का तो आविष्कार हो चुका था, जिसे पहले कुतुबनुमा कहा जाता था। 1380 में कुतुबनुमा, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, आजकल कंपास। अब तो सैटेलाइट वगैरह सब कुछ हो गया, पहले तो कंपास से ही दिशाओं का ज्ञान प्राप्त होता था। तो दिशा तो पता चल जाती थी कि भारत पूर्व की ओर है, तो भारत पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर होने की वजह से वो क्या है, पश्चिम के रास्ते चलते हुए पूर्व की ओर आ सकते थे, या जैसे कोलंबस सोचता था। तो इन्होंने क्या किया कि यूरोप वासियों ने, अब मजबूरी हो गई थी उनके लिए हिंदुस्तान आना। एक तो वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, एक मसाले प्राप्त करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, बहुत सारे कारण जो हमने आपको बताए। तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को खोजना प्रारंभ किया। और इनमें सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, हम देखें। सबसे पहले जो यूरोप वासी थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके इस समुद्री रास्ते को पार करके हिंदुस्तान तक पहुंचा जाए। तो इसमें सबसे पहले एक यात्री था यूरोप का, उसका नाम था कोलंबस को स्पेन वालों ने भेजा था। पहले स्पेन और पुर्तगाल एक ही हुआ करते थे, और 1139 ईस्वी में स्पेन से पुर्तगाल अलग हो गया था। तो पुर्तगाल जब अलग हुआ, यहां से थोड़ा सा टुकड़ा ये पुर्तगाल अलग हुआ, तो पुर्तगाल के जो सैनिक थे, जो नाविक थे, वो बहुत समृद्ध हो गए थे। समृद्ध मतलब बहुत शक्तिशाली थे, समुद्र में युद्ध करने के लिए और नाव चलाने के लिए काफी अधिक वो कुशल हो चुके थे। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि यहाँ तक दूर दूर तक तो यात्राएं कर ली इन्होंने, यहाँ तक तो, और यहाँ तक यात्रा करके ये वापस लौट जाते थे। समुद्र में मछली वगैरह मारना, ये सब करना उनका काम हुआ करता था, एक शौक भी हुआ करता था। तो ये क्या करते थे कि जैसे कोलंबस को इन्होंने कार्य सौंपा 1492 ईस्वी में। तो कोलंबस का कहना था कि मैं पश्चिम के रास्ते से जाऊंगा तो पूर्व के रास्ते से भारत आ जाएगा, इंडीज आ जाएगा। पहले भारत, इंडिया को इंडीज के नाम से जाना जाता था पहले। तो पूर्व में जाएंगे तो पूर्व इंडीज आ जाएगा, मतलब ईस्ट इंडीज आ जाएगा। तो इसका मानना था, क्योंकि इन्होंने टालमी की पुस्तक पढ़ रखी थी कि पृथ्वी गोल है, पश्चिम के रास्ते जाएंगे इधर से तो पूर्व के रास्ते इंडिया पहुंच जाएंगे। तो जब कोलंबस यहां से निकला तो यहां पर ये जमैका, बहामास, ये द्वीप मिल गए, क्योंकि इन सब के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। तो ये चला तो था हिंदुस्तान को खोजने, और खोज क्या लिया इन्होंने, वेस्ट इंडीज। तो इन यहाँ की वजह से ही, जैसे भारत को पूर्व इंडीज, ईस्ट इंडीज कहा गया, तो इसको कहा गया वेस्ट इंडीज।
तो ये एक गलत फहमी की वजह से पड़ा था। और ये तो इसका तो यही सोचना था कि अब तो हमने भारत को खोज लिया है। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में तो इन्होंने सुन रखा था कि जैसे वहां पर मसाले पैदा होते हैं, वहां पर गेहुआ कलर के लोग रहते हैं, ना गोरे ना काले। लेकिन इन्होंने तो यहाँ क्या देखा कि यहाँ तो न तो मसाले पैदा होते हैं, ना यहाँ पर गोरे लोग हैं। गोरे मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, ना तो गोरे ना काले, यहाँ तो काले काले लोग हैं। तो ये इनको डाउट यहाँ से होने लगा था। लेकिन इनको तो लग गया था कि हमने हिंदुस्तान को खोज लिया है। जब ये वापस गया कोलंबस वापस गया तो इन्होंने कहा यूरोप वालों को कि हमने हिंदुस्तान को खोज लिया है। तो हिंदुस्तान को खोज लिया है। तो यूरोप वालों ने पूछा कि भाई वहां पर तुमको क्या क्या मिला। तो वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर काले लोग हैं, मसाले वसाले कुछ होते नहीं है, ये सब वैसे ही कहानियां बनाई गई है। तो यूरोप वालों ने कहा यार तुम गलत जगह पहुंच गए हो, गलत जगह ढूंढ आए हो। तो इन्होंने गलत फहमी की वजह से इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया था। तो इन्होंने अमेरिका और यहाँ पर जो शहर मैक्सिको वगैरह थे देश थे उन और दक्षिण अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर दी थी। अब ये चला तो था हिंदुस्तान को खोजने। अब यूरोप वासियों ने क्या किया कि यार कुछ और हम भेजे जिसकी वजह से हिंदुस्तान का पता लगे, क्योंकि कोलंबस तो निष्फल होकर वापस लौट आया था। लेकिन उन्होंने एक नई भूमि खोज ली थी, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब दोस्तों क्या हुआ, साल आता है 1497। 1497 में पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल ने एक मीटिंग बुलाई। पुर्तगाल के राजा किंग जॉन था उस समय पुर्तगाल का। तो किंग जॉन ने एक मीटिंग बुलाई क्योंकि यार वैसे भी हम बर्बाद हुए पड़े हैं, कि कोई तो जाओ जो हिंदुस्तान में से कुछ हमें ला कर दे, या वहां से मसाले ला कर दे, वहां से हम व्यापार करें जिसकी वजह से हमें मुनाफा हो, मसालों का मुनाफा हो, और वहां पर जाएं तो हम आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो सके। तो इन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई। और एक टीम बनाई तो उस समय जो वास्को डिगामा के भाई थे, अस्टाओ डिगामा, उसका नाम था अस्टाओ डिगामा। अस्टाओ डिगामा। तो अस्टाओ डिगामा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और एक निश्चित दिन तय किया गया कि तुम उस दिन को हिंदुस्तान की यात्रा पर निकलोगे। तो अस्टाओ डिगामा बिल्कुल तैयार हो गया और पूरी टीम 170 लोगों की बनाई गई। लेकिन दोस्तों जिस दिन इनको निकलना था अस्टाओ डिगामा को, उस दिन से पहले ही इनको ये बीमार हो गए और बीमार होने के कारण अस्टाओ डिगामा की मृत्यु हो गई। अगर अस्टाओ डिगामा की मृत्यु नहीं हुई तो वास्को डिगामा की जगह भारत की खोज करने के लिए, भारत का रास्ता पता करने के लिए अस्टाओ डिगामा, आज अस्टाओ डिगामा का नाम होता, वास्को डिगामा का नहीं होता। अब अस्टाओ डिगामा का भाई था वास्को डिगामा। अब कोई तो नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। तो अस्टाओ डिगामा की जगह वास्को डिगामा को इस टीम का, जो 170 लोगों की टीम थी, उस टीम का मुखिया बनाया गया और भारत के लिए उसे भेजा गया। अब दोस्तों 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा यहां से निकला और यहां से वह 170 यात्री और 4 जहाज लेकर निकला था, और जिसमें सबसे बड़ा जहाज था उसमें वह बैठा हुआ था। तो जैसे ही यहां से निकला तो धीरे धीरे वह यहां से निकलता हुआ ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। यहां पर इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां पर दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे ये आगे चले तो जैसे ये रास्ता यहां से होकर ही वो गुजरे थे, यहां से होकर गुजरे थे, तो उस समय भयंकर तूफान आया, आंधी बरसात हुई। तो ये क्या किया, इन्होंने वापस अपना रास्ता इधर मोड़ लिया, वापस मोड़ लिया। फिर 2-4 दिन बाद फिर वापस घूम के ये वापस आए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वापस आए। यहाँ पर वापस आए तो यहाँ पर आया केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पर आने के लिए उनको काफी समय लग गया था। पूरे यात्री परेशान हो चुके थे, कोई बीमार होकर मर भी चुका था। लेकिन उस समय दोस्तों वास्को डिगामा का हौसला था, उसका साहस और उत्साह था, वो देखने लायक था। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में कि केप ऑफ गुड होप, जैसे साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, वहां पर आकर इन्होंने विश्राम किया और यहाँ पर कई महीनों तक इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। तो इनके जो साथ वाले थे वो कहने लगे कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, थक चुके हैं, घर की याद हमें आने लगी है, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन वास्को डिगामा ने हार नहीं मानी। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, यहां से वास्को डिगामा फिर निकला, यहां से होते हुए यहां पे पहुंचा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ यहां पर भारत आने का रास्ता यहां इन्होंने खोज लिया।
तो भारत के लोगों के लिए तो एक तरीके से मतलब अजनबी कोई आ गया था, अजनबी आ गया था कि मतलब एक तरीके से कोई नमूना आ गया था कि भारत के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन इन्होंने तो अजीब टाइप के कपड़े पहनते थे। यहाँ के लिए तो एक अचंभा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, इनका मतलब मजाक बनाने लगे थे। कोई क्या कर रहा था, इनका जो सामान लेकर आए थे वो लूट लिया था इन्होंने, कोई इनके टोपी देख रहा था, कोई इनके कपड़े देख रहा था कि यार ये नमूना कहां से आ गया है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक तरीके से नमूना समझा, एक कार्टून समझा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भारत तो एक तरीके से अतिथि देवो भव की भावना से चलता है। तो कुछ इनमें समझदार लोग भी थे, उन्होंने राजा को सूचना दी कि कुछ व्यापारी, इनको व्यापारी समझा कि कुछ व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये इनको पकड़ के कहां पर ले गए, राजा के पास ले गए। ये बहुत सारे उपहार, केरल के राजा उस समय जमोरिन थे, तो बहुत सारे उपहार वहां के राजा के लिए लेकर गए थे। उनसे व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन शुरुआत में तो इनको दी नहीं थी अनुमति। यहां से कहा कि तुम जो कुछ भी ले जाना चाहते हो ले जाओ अपने देश, और यहां से अभी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार की अनुमति शुरुआत में तो इनको नहीं दी थी, लेकिन बाद में जब ये दोबारा आए तो इन्होंने अनुमति मांगी नहीं। इन्होंने समुद्री तट पर, भारत के कालीकट बंदरगाह पर, तट पर और गोवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों जब ये वापस गए तो इनके पास दोस्तों, जैसे ये 4 जहाज लेकर आए थे, अब इनकी बहादुरी या साहस की बात करें हम या उत्साह की बात करें, तो 4 जहाज लेकर आए थे, इनमें से 2 तो नष्ट हो गए। 170 लोगों में से इनके पास बचे ओनली 54। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक यात्रा के दौरान इन्होंने 116 जो इनके साथी थे या इनके गुट में जो भी सदस्य थे, उनमें से 116 आदमियों को इन्होंने खोया था। ओनली जब ये वापस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौटे तो उनके पास केवल 2 जहाज और 54 यात्री ही बचे थे। 116 आदमियों को इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान खोया था। अब इससे ज्यादा उत्साह की बात आप कहां से कर सकते हो, क्योंकि इतना उत्साह कि हम तो सोचते हैं कि एक आदमी हमारा साथी चल जाए तो हम चलो रे यार छोड़ो वापस चलते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने 116 आदमियों को खोया। लेकिन दोस्तों इन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया जिसके जरिए भारत तक पहुंचा जा सकता था, और यही रास्ता भारत की बर्बादी का कारण बना, भारत की गुलामी का कारण बना। अगर यह रास्ता नहीं खोजा जाता तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता और भारत कभी भी विभाजित नहीं होता। यह अखंड भारत जो पहले का नक्शा भारत का है, अखंड भारत आज भी भारत विद्यमान रहता। और जैसे भारत के कई टुकड़े हुए, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे टुकड़े हुए, ये कभी भी नहीं होते और भारत एक अखंड भारत के रूप में विद्यमान रहता। इस तरीके से दोस्तों जैसे ही ये अपने देश पुर्तगाल लौटे, तो पुर्तगाल लौटने के बाद ये फिर वापस आए, और इनके वापस आने के साथ साथ ही इनके पीछे पीछे ब्रिटेन के लोग भी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, बहुत सारे देशों के लोग, यूरोपीय कंट्रियों के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां स्थापित कर ली और भारत की बर्बादी का कारण यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस तरीके से दोस्तों ये कहानी थी वास्को डी गामा की। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।